गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप लोग? हाउ आर यू फीलिंग? काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। मेंस की तैयारी आपने शुरू कर दी है ना? तैयारी एक बार शुरू हो जाती है तो फीलिंग्स अच्छी आ जाती है ना। तैयारी करना शुरू नहीं करते हैं उससे पहले थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन जब हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, कुछ टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स अच्छी आती है ना। सो फील गुड, फील नाइस। सबसे बड़ी बात होती है पॉजिटिव फील करना। सबसे अच्छी बात होती है मोटिवेटेड रहना। हमेशा हमेशा मोटिवेटेड रहिए माय डियर। जीवन में ये आरएस का पड़ाव ही नहीं है, जीवन में आरएस के बाद में भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। ये तो एक चैलेंज है आपके लिए, आरएस को निकालना तो एक चैलेंज है आपके लिए ना। इसके बाद में कितनी चैलेंजिंग रहेगी लाइफ आप देखिएगा। यू विल फाइंड कि तैयारी कर रहे थे जो ज्यादा सही था। इवन फील्ड में आपको ऐसे चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रकार के चैलेंजेस के लिए आप अपने आप को तैयार करें इसी प्रिपरेशन के दौरान। फील गुड, बी मोटिवेटेड, स्टे काम। फील गुड, बी मोटिवेटेड एंड स्टे काम, यही मूल मंत्र है। मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, सब अच्छा होगा। हमारा काम है पढ़ाई करना, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए शुरू करता हूं। कल हमने क्या पढ़ा है उसकी जानकारी मैं आपको प्रदान कर देता हूं थोड़ा सा ब्रीफ में। कल हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। मुझे लगता है आप लोग पढ़ के आए होंगे, याद करके आए होंगे। आंतरिक संरचना बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। आज इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इसी टॉपिक को आज खत्म करेंगे हम, है ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन कर रहे थे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमने 3 प्रकार से अध्ययन किया कल। एक तो हमने भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितनी परतें हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें हमने देखी थी? भूकंप विज्ञान के आधार पर कौन कौन सी परतें देखी? स्वेस के अनुसार कौन कौन सी परतें थी? स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने कौन कौन सी परतें देखी? और फिर उसके बाद में वांडर ग्राफ्ट के अनुसार कौन कौन सी परतों का हमने अध्ययन किया था? वांडर ग्राफ्ट के अनुसार, वांडर ग्राफ्ट के अनुसार बहुत अच्छे से मैंने ये दोनों आपको टेबुलर फॉर्म में पढ़ाए हैं, याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यस और नो? ये दोनों मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में पढ़ाए, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ाए। इसको डायग्राम के तरीके से याद करना आसान होता है, और इसको, इन दोनों को हमने टेबुलर फॉर्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा है। तो स्वेस के अनुसार क्या है, जरा जल्दी से बता दीजिए। स्वेस के अनुसार कौन कौन से नाम है? स्वेस के अनुसार कौन कौन से नाम है? वांडर ग्राफ्ट के अनुसार कौन कौन से नाम है? और भूकंप विज्ञान के आधार पर कौन कौन से नाम है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। यहां पर 3 परतों की स्थिति मानी थी। स्वेस के अनुसार 4 परतें हैं, और वांडर ग्राफ्ट के अनुसार भी 4 परतें हैं। यस और नो? स्वेस ने कहा क्रस्ट सियाल सिमा निफे, वेरी गुड। क्रस्ट सियाल सिमा निफे, क्रस्ट सियाल सिमा निफे, गुड। क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट सियाल सिमा निफे, क्रस्ट मेंटल कोर, सियाल सिमा निफे, सियाल सिमा और निफे, और क्रस्ट ऊपर वाली परत। और यहां बाह्य सिलिका परपटी, बाह्य सिलिका परपटी, आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल, सिलिकेट एवं मिश्रित धातुओं की परत, और एक धातु केंद्र। 4 परतीय संरचना का हमने अध्ययन किया था। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल सर, ये बहुत अच्छे से आ गई। अब कल की क्लास में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, उसके बारे में जानकारी आज प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ डिसकंटिन्यूटीज हमें पढ़नी है। डिसकंटिन्यूटीज आज हमें पढ़नी है। असंबद्धताएं हमें पढ़नी है, असंबद्धताएं हमें पढ़नी है आज इन असंबद्धताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में जो परिवर्तन होता है उसी को असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व संबंधित जो असंबद्धताएं हैं उनका अध्ययन हमें करना है। असंबद्धता का सिंपल सा मीनिंग है चेंज इन द डेंसिटी। चेंज इन द डेंसिटी, जहां जहां परतों की डेंसिटी में परिवर्तन आएगा वहां एक असंबद्धता हमें देखने को मिलेगी। जहां जहां परतें बदल जाएंगी, पृथ्वी की एक परत से दूसरी परत में जाएंगे तो घनत्व में बदलाव आ जाएगा। तो 2 परतों के जंक्शन के ऊपर एक असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी।
उन डिसकंटिन्यूटीज के नाम क्या है, उनका अध्ययन करने की हम कोशिश कर लेते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व संबंधी असंबद्धताएं पाई जाती है। सभी परतों का घनत्व अलग अलग है। तो एक परत से दूसरी परत में जब हम आ जाते हैं तो घनत्व में परिवर्तन आ जाता है। इसी घनत्व में परिवर्तन को हम असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो चेंज इन द डेंसिटी, घनत्व में जो बदलाव आता है, घनत्व में जो परिवर्तन आता है प्लेटों के जंक्शन पर, सॉरी इन परतों के जंक्शन पे घनत्व में जो परिवर्तन आता है उसी को हम डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं। समझ में आ गया? तो घनत्व में जो बदलाव आता है उसी को हम असंबद्धता, घनत्व संबंधी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कहां कहां मेजर चेंजेस डेंसिटी में हमको देखने को मिलते हैं, जरा वो जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इन असंबद्धताओं के नाम हम देखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कल पृथ्वी की हमने एक 3 परतीय संरचना का अध्ययन किया था। कल पृथ्वी की हमने एक 3 परतीय संरचना का अध्ययन किया था। यह है महाद्वीपीय क्रस्ट। मैं ढंग से डायग्राम बना रहा हूं, आप देखिएगा। यह महाद्वीपीय क्रस्ट, फिर महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। देन आप देखेंगे ऊपरी मेंटल, देन आप लोग डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ, निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। देन आप देखेंगे बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। यही देखी थी आपने कल। भूकंप विज्ञान के आधार पर अगर देखेंगे हम तो 3 परतें थी और उन 3 परतों का भी सब डिवीजन था 2-2 पार्ट में। जरा मोटाई बता दीजिए मुझे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मोटाई। आप देखेंगे क्रस्ट जो थी, क्रस्ट कहां पे जाके खत्म हो जाती है? महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई थी वो 25 से 30 किलोमीटर थी और महासागरीय क्रस्ट जो है वो आप देखेंगे यहां से 35 किलोमीटर पे ये खत्म हो गया था। आप तो ऐसा मान लीजिए ये 35 किलोमीटर है। मैं यहीं लिख देता हूं, दैट वुड बी, ये 35 किलोमीटर। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल आप देखेंगे 700 और 2900, फिर 2900 से 5155 और 5155 से सेंटर जो है वो है 6371 किलोमीटर। यस और नो? यही था क्या कल यही भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने देखी थी क्या? 3 परतें, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और 3 परतों का भी फिर आगे सब डिवीजन किया था। हर परत को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर तक थी, मेंटल 2900 किलोमीटर तक, और 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के आंतरिक भाग मतलब केंद्र तक थी कोर। सो दिस इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर उनके सब डिवीजन हमने कर दिए थे। इनके घनत्व के बारे में डेटा क्या क्या था, कोई बताएगा? घनत्व क्या क्या था? घनत्व था माय डियर, आप लोगों को याद हो तो 2.7, 3.0, 4.3, 5.5, 10 से 13.3 और 13.3 से 13.6। यही तो इनका घनत्व था। मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा था, वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा था। तो इन सभी परतों के जंक्शन के ऊपर आप देखेंगे घनत्व में बदलाव आ रहा है। तो ये घनत्व में जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, असंबद्धता आ रही है, इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, या आप कह सकते हैं इसको अलग अलग नाम हमने दिए हैं। जरा नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के जंक्शन के ऊपर जो घनत्व संबंधी असंबद्धता हमें देखने को मिलती है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के जंक्शन पर जो घनत्व संबंधित असंबद्धता हमें जो देखने को मिलती है उसे कहा जाता है माय डियर कॉनराड असंबद्धता। उसे कहा जाता है माय डियर कॉनराड असंबद्धता। क्या कहा जाता है? कॉनराड असंबद्धता पहली। फिर महासागरीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो घनत्व संबंधी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है उसे कहा जाता है माय डियर मोहोरोविक या मोहोरोविसिक कह दीजिए, या मोहोरोविसिस कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए माय डियर, क्योंकि इंग्लिश नेम ये है। तो कोई किताब हिंदी में क्या लिख देती है? मोहोरोविसिस। कोई इसे मोहोरोविसिक लिख देता है, कोई इसे मोहोरोविसिस लिख देता है, कोई इसे सिंपली मोहो भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में कॉनराड, महासागरीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाती है उसे मोहोरोविसिस असंबद्धता या सिंपली मोहो असंबद्धता कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है घनत्व संबंधी उसे कहा जाता है रैपिटी
रेपेटी, REPETTI, रेपेटी। कॉनराड। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता को हम कहते हैं रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी या रेपेटी असंबद्धता। आगे निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जो घनत्व संबंधी असंबद्धता है माय डियर, उसे कहा जाता है गुटेनबर्ग विजार्ट है, लेकिन आप ठीक है गुटेनबर्ग तक सीमित रखें अपने आप को। उसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसे क्या कहेंगे आप? गुटेनबर्ग असंबद्धता। अभी याद करवा देता हूं आपको, अभी याद करवा देता हूं। और फिर बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में भी हमें घनत्व संबंधी बदलाव नजर आते हैं। इस घनत्व संबंधी असंबद्धता को हम कहते हैं लेहमैन। लेहमैन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेहमैन जैसा भी है हिंदी में लिख दीजिए आप, इंग्लिश में है लेहमैन। डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो माय डियर 6 परतें हैं तो 5 ही डिसकंटिन्यूटीज आपको देखने पड़ेगी। 6 परतें हैं तो 5 डिसकंटिन्यूटीज आपको देखने को मिलेगी। हर परत से दूसरी परत में जैसे ही जाएंगे घनत्व में बदलाव आएगा। तो ये घनत्व की जो परिवर्तनशीलता है, घनत्व में जो बदलाव आ रहा है, इसी को कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। फिर बोल देता हूं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता को हम कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। महासागरीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की जो है उसे मोहोरोविसिस या मोहोरोविसिक या सिंपली मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेपिटी, निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गई क्या बात? क्या समझ में आ गई क्या ये बात? इसको जिंदगी भर के लिए याद करवा देता हूं फिर मैं आपको। याद हो गया क्या? समझ में आई आपको ये चीज? क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अब याद कैसे करते हैं? राजस्थान के प्रीवियस सीएम कौन थे? कोई नाम बताएगा मुझे? अभी राजस्थान के जो प्रीवियस सीएम थे वो कौन थे? सीएम ऑफ राजस्थान कौन थे अभी प्रीवियस सीएम? राजस्थान के प्रीवियस सीएम जो थे उनका नाम कमेंट करें आप। श्री अशोक गहलोत। राजस्थान के प्रीवियस सीएम जो थे अभी जस्ट भजनलाल जी शर्मा से पहले, अशोक गहलोत साहब। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत। सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत, ये ट्रिक आप याद रखिए। क्या याद रखेंगे? सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत। सी से आ जाएगा कॉनराड, एम से आ जाएगा मोहो, आर से आ जाएगा रेपिटी, जी से आ जाएगा गुटेनबर्ग, और एल से आ जाएगा लेहमैन। यस और नो? याद हो जाएगी क्या? सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत, सारे आपको पता चल जाएंगे। सी से कॉनराड, एम से मोहो, आर से रेपिटी, जी से गुटेनबर्ग और एल से लेहमैन। कितनी अच्छी ट्रिक है। सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं आराम से इन सभी डिसकंटिन्यूटीज के नाम। पहले पढ़ते वक्त आप 2-4 बार पढ़ें इनको, कॉनराड, मोहोरोविसिस, कॉनराड, मोहोरोविसिस, रेपेटी, लेहमैन। थोड़ा याद करने की कोशिश करें पहले, गुटेनबर्ग, है ना, इनका नाम याद करने की कोशिश करें पहले। जैसे ही आपको नाम याद हो जाएंगे एक बार, इस ट्रिक से फिर सारी चीजें याद हो जाएंगी। सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत, सी फॉर कॉनराड, एम फॉर मोहो, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर गुटेनबर्ग एंड एल फॉर लेमन। अच्छी ट्रिक है या नहीं बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इस ट्रिक से हम ये सारी घनत्व संबंधी असंबद्धताएं याद कर सकते हैं। इसी ट्रिक से ये घनत्व संबंधी असंबद्धताएं याद हो सकती। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये घनत्व संबंधी असंबद्धताओं के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप ये डायग्राम बनाएं, ये पूरा डेटा लिखें, इस तरह से ये सारी लिखें, और फिर एक एक को छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दें एक एक लाइन में। और वहां थ्योरी में लिखें कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट का घनत्व जो है उसमें बदलाव आता है, 2.7 से घनत्व बढ़कर 3.0 हो जाता है। तो ये जो घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाती है, इसे कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। तो क्या याद रखेंगे फिर मैं बता देता हूं, सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत, तो यहां से कॉनराड,
मोहोरोविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन। कॉनराड, मोहोरोविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमन। आगे बढ़ जाऊं। अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि हमारे प्रीवियस सीएम का नाम तो हमें पता है ही। आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीएम ऑफ राजस्थान गहलोत, कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं तो आगे बढ़ जाएं क्या आप लोग? बिल्कुल बताइए आगे। इसके साथ आप देखेंगे कि अब ये असंबद्धताएं भी हमने कर ली है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने के लिए जो भी साधन है उनका वर्णन करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अंडरस्टैंड करने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो साधन है उनके ऊपर प्रकाश डालें। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के साधन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमें करना है। ध्यान से समझिएगा माय डियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के साधन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमें करना है तो हमें साधन बताने हैं, कौन कौन से साधन है जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यहां से आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो भी साधन है, किन किन साधनों से, किन किन सोर्सेज से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने में मदद मिलती है, उन्हें हमें जानना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के साधनों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले तो प्रत्यक्ष साधन और एक अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन का मतलब तो यह होता है कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने पृथ्वी का किसी कोई पार्ट को मैंने जैसे खनन किया, खुदाई की, वहां से मैंने कोई पार्ट मैंने पृथ्वी का निकाला, स्थल मंडल का कोई टुकड़ा मैंने निकाला, उसका लेबोरेटरी में मैंने अध्ययन किया और पता किया कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना, आंतरिक भाग में किस प्रकार के पदार्थ देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी जिन साधनों से मिलती है उन्हें प्रत्यक्ष साधन कहा जाता है। अभी और अपन लाइट प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर। और अप्रत्यक्ष साधन, पहले वर्गीकरण देख लीजिए ना। प्रत्यक्ष साधनों में आते हैं माय डियर, प्रत्यक्ष साधनों में 3 आएंगे मेनली। एक तो लावा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला हुआ लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। इस लावा की लेबोरेटरी में स्टडी करने से हमें पता चल पाएगा ना, इस लावा का जो रासायनिक संगठन होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा, किस प्रकार के मिनरल से ये बना हुआ है, उससे हमें जानकारी मिलेगी पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की चट्टानें हैं, किस प्रकार के मिनरल्स हैं। लावा, अभी एक एक करके एक एक को डिस्कस कर लूंगा। फिर खनन, खनन का मतलब माइनिंग करते हैं आप। माइंस की गहराई लगभग 3 से 4 हजार मीटर तक हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, खुदाई और माइनिंग में फर्क है। ड्रिलिंग, कोई आप ड्रिल कर रहे हैं, जैसे वेल ड्रिल कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं ना, ड्रिलिंग का मतलब है कुआं खोदना। वेल ड्रिल कर रहे हैं आप ड्रिल बिट के माध्यम से। अप्रत्यक्ष साधनों को अगर आप आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो अप्रत्यक्ष साधनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया माय डियर। अप्रत्यक्ष साधनों को अपन देखेंगे प्राकृतिक और अप्राकृतिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्रत्यक्ष साधनों का मतलब है डायरेक्ट सोर्सेस, पहले ये आप टेबल अच्छे से पढ़िए, डायरेक्ट सोर्सेस। और अप्रत्यक्ष साधनों का मतलब है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्टली जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देते हैं, एक अंदाजा हम लगा पाते हैं जिन साधनों से। इनडायरेक्ट सोर्सेस जो इनडायरेक्टली पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी हमें प्रदान करते हैं। अप्रत्यक्ष साधन, उसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक में हम देखें यदि, तो प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक में आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाएं। पहले तो प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे भूकंप हो सकता है, ठीक है, या कोई उल्का पिंड आकर पृथ्वी पर गिर जाए, उसका भी अध्ययन अपन कर सकते हैं, या कोई उल्का पिंड पृथ्वी के ऊपर आकर टकराता है। इसके अलावा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, पृथ्वी की गहराई के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है। इसके अलावा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र है,
वो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्रदान करता है। मैंने पहले ये सोर्सेज नहीं पढ़ाए क्योंकि आपके लिए रिलेट करना थोड़े मुश्किल हो जाता है। पहले मैंने आंतरिक संरचना आपको पढ़ा दी है, अब आपके लिए इन सोर्सेज को पढ़ना और समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। चेक कीजिएगा मेरे साथ क्यों आसान होगा आपके लिए पढ़ना और समझना। कल बड़ा मुश्किल होता मैं यहां से इस क्लास को शुरू करता तो। अप्राकृतिक में आप ले सकते हैं दाब, ताप और तापमान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान, घनत्व और दाब, दबाव। पहले तो ये बना लीजिए, आप ये लिस्ट बना लीजिए। पहले तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से साधन हैं जिनसे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, वो ये साधन है। समझ में आ गई आपको बात? गॉट द आइडिया? क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सभी को? तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर मैं एक्सप्लेन करूं आपको। लिया होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के जो स्रोत है, जो सोर्सेज है, उनके बारे में। अब मैं एक बार प्रत्यक्ष साधनों के बारे में चर्चा करता हूं आपको, बाकी सब चीजें नोट्स में मिल जाएंगी आपको, और थोड़ा थोड़ा लिखता भी चलूंगा मैं। प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से जरा देखिए, बहुत गहराई से पढ़ना है इस टॉपिक को, ऐसी बात नहीं है ये एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के स्रोत प्रत्यक्ष साधनों में आपने सबसे पहले देखा लावा। बिल्कुल सामान्यतः हमने देखा है कि ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान लावा निकलता है। ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर प्रकट होता है, और इस गर्म तरल पदार्थ को ही हम कहते हैं लावा। इसमें और भी पदार्थ होते हैं, तो ये जो गर्म तरल पदार्थ होता है उसे कहा जाता है लावा। इस लावा का अगर लेबोरेटरी में अध्ययन किया जाए, इस लावा का अगर रासायनिक संगठन हम प्राप्त कर सकें, रासायनिक संगठन हम पता लगा लें, इस लावा का यदि रासायनिक संगठन पता लगा लिया जाए, इस लावा का रासायनिक संगठन हम पता लगा लें कि यह लावा किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, ये लावा किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, इस लावा में किस प्रकार के मिनरल्स हैं, इस लावा में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है। तो जब ये लावा के रासायनिक संगठन का हम अध्ययन कर लेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में ऐसी चट्टानें हैं जिनका रासायनिक संगठन कुछ ऐसा है। पता चलेगा या नहीं आप बताइए? तो लावा के रासायनिक संगठन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पूरा कोर्स तो राजू जी, पूरा कोर्स यूट्यूब पर नहीं चलता सामान्यतः पूरा कोर्स यूट्यूब पे नहीं चलता है। तो लावा के अध्ययन से हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन किस प्रकार का हो सकता है। लेकिन एक चीज सीमित होगी, हम केवल लावा के अध्ययन से यह पता नहीं लगा सकते हैं कि यह लावा किस गहराई से आ रहा है। अभी तो हमें पता है कि एस्थेनोस्फीयर से आ रहा है लावा कहां से आ रहा है? एस्थेनोस्फीयर से, दुर्बल मंडल से। वो तो अपने भूकंप विज्ञान के आधार पर पता किया है। तो केवल लावा के इरप्शन से लावा पृथ्वी की सतह पर आ गया, उससे हम ये थोड़ी पता लगा सकते हैं कि लावा किस गहराई से आया है। हो सकता है लावा तो 100 किलोमीटर गहराई से आया है, वैसे तो वास्तव में लावा 100 से 350 किलोमीटर की गहराई से आया है, दुर्बल मंडल से आया। लेकिन केवल लावा अगर हमारे सामने हो तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि लावा किस गहराई से आया है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं लावा के अध्ययन से हमें सीमित ज्ञान मिलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इस लावा का स्टडी करने से हमें पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में जानकारी जो मिलेगी वो सीमित होगी हमारे लिए। मतलब लावा के अध्ययन से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सीमित ज्ञान की उपलब्धता होती है, हमारा ज्ञान सीमित होता है। केवल हम ये पता लगा सकते हैं कि लावा का रासायनिक संगठन क्या है, लावा किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। संभवतः उसी प्रकार के पदार्थों से पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ होगा, लेकिन यह पता लगाना संभव नहीं है लावा से कि यह कितनी गहराई से लावा आया है। तो लावा के अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए एक सीमित ज्ञान का सोर्स है। समझ में आ गई बात? हम ये भी पता नहीं लगा सकते इवन ये लावा किस गहराई से आया है। अब तो हमें पता है, भूकंप विज्ञान ने बता दिया एस्थेनोस्फीयर से लावा आ रहा है, लेकिन वैसे पता नहीं लगा सकते ना डायरेक्टली। समझ में आ गई बात? दूसरा अपन देखेंगे खनन या माइनिंग।
भैया अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, अंडरग्राउंड माइंस की ज्यादा से ज्यादा गहराई आप जान से 3 से 4 हजार मीटर तक हो सकती है। उसके बाद तो माइनिंग भी नहीं की जा सकती ना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमें पता है कि पृथ्वी का जो है आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई पर है पृथ्वी की सतह से। समझ में आ रही है बात? तो क्या 6371 किलोमीटर की गहराई तक माइनिंग की जा सकती है क्या? 3 से 4 हजार किलोमीटर तक आप माइनिंग कर सकते हैं। उस माइनिंग के दौरान निकले जो पदार्थ हैं उनके लेबोरेटरी में अध्ययन से आप पता लगा सकते हैं कि इस 3 से 4 हजार किलोमीटर की गहराई तक किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है। तो अगेन खुदाई से भी हमारे पास क्या होगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सीमित ज्ञान की उपलब्धता होगी। हमारा ज्ञान सीमित होगा, हमारा ज्ञान सीमित होगा। दूसरा, ये तो खनन हो गया, उसके बाद आप ड्रिलिंग करें, कुआं खोदे, कोई खुदाई ड्रिलिंग, खुदाई करें या ड्रिलिंग करें आप, मुझे तो क्या करना है, एक कुआं खोदना है। हाँ जी बिल्कुल, एस्थेनोस्फीयर जो है, दुर्बल मंडल जो है 100 से 350 किलोमीटर की गहराई पर है। कल बताया तो था बीएस, आप क्लास में नहीं थे क्या? नहीं, केवल लावा के अध्ययन से नहीं बता सकते ना बीएस को, कॉन्सेप्ट को समझिए। केवल लावा से ये पता नहीं चलता। अगर मैं ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान लावा जो उद्धृत हो रहा था उसको देखकर थोड़ी बता सकता था कि ये किस गहराई से आया है। वो तो भूकंप विज्ञान ने बताया कि एक एस्थेनोस्फीयर जैसा दुर्बल मंडल होगा, तब हमें पता चला है कि वहां से लावा आ रहा है। तो इसीलिए तो भूकंप विज्ञान को मैंने अलग रखा है, लावा को अलग रखा है, और भूकंप विज्ञान को अलग रखने का कारण यही तो है। भूकंप एक इनडायरेक्ट सोर्स है, सॉरी, ज्वालामुखी क्रियाएं इनडायरेक्ट सोर्सेज में आएंगी। ठीक है, अब समझ में आ गई आपको बात? अब खुदाई, भाई ड्रिलिंग कितनी कर सकते हो? 10 से 20 किलोमीटर तक आप मैक्सिमम ड्रिलिंग कर सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ड्रिलिंग भी एक लिमिट तक की जा सकती है, जबकि पृथ्वी का केंद्र तो 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो 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 त्रिज्या है वो तो इतनी गहराई तक किसी प्रकार की खुदाई करना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो ड्रिलिंग से भी हमारे पास क्या होगा, सीमित ज्ञान होगा। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो भी प्रत्यक्ष साधन हमें नजर आते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज जो भी नजर आते हैं, वो हमें सीमित ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। एक लिमिट तक ही खनन किया जा सकता है, एक लिमिट तक की गहराई तक ही कुआं खोदकर आप देख सकते हैं किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है। 6371 किलोमीटर की गहराई तक तो खुदाई करना भी संभव नहीं है। ना ही इतनी गहराई पर जाके किसी मानव या किसी मनुष्य के लिए पॉसिबल है किसी इतनी गहराई पर जाकर देख सके, और यंत्र वगैरह भी ले जाना इतनी गहराई तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने देखा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान भी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गहराई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रत्यक्ष रूप से कोई मानव जाकर पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करे या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भेजे, वो भी संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष साधनों से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना हमें सीमित ज्ञान की उपलब्धता कराता है। मतलब प्रत्यक्ष साधनों से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सीमित जानकारी मिलती है। जी बिल्कुल, तो प्रत्यक्ष साधनों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सीमित जानकारी मिलती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग अगम्य है, तापमान भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाएगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग अगम्य है, तापमान बढ़ेगा। समझ में आ रही है? किसी भी मनुष्य के लिए जाना, किसी यंत्र मशीन को भी ले जाना वहां पॉसिबल नहीं है, सब पिघल जाएंगे भाई। यस और नो? तो प्रत्यक्ष साधनों से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करना हमारे पास सीमित जानकारी उपलब्ध है। प्रत्यक्ष साधनों से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए हमारे पास जानकारी क्या है, सीमित है। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुली समझ में आ गया होगा आपको। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको ब्यूटीफुली समझ में आ गया। ये हो गए प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष के बाद में मैंने प्रकाश डाला माय डियर अप्रत्यक्ष साधनों के ऊपर। पहले अप्रत्यक्ष में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से साधन है। अप्रत्यक्ष में मैंने आपको बताया ज्वालामुखी क्रियाएं। पहला, जरा ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान क्या उद्धृत होता है? लावा का उद्गार होता है। लावा क्या होता है? लावा एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ का मतलब यह चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। लावा आप कह सकते हैं,
ठीक है, एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ है, इसका मतलब ये चट्टानों का एक पिघला हुआ रूप है। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं चट्टानें पिघली होंगी, सेमी मॉल्टन स्टेट में होगी, कहीं ना कहीं चट्टानें मॉल्टन स्टेट में होगी। चट्टानें पिघली होंगी तो ही तो लावा बाहर निकल कर आया होगा। तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। चट्टानें किस वजह से पिघली होंगी? तापमान की अधिकता से ये चट्टानें पिघली होंगी। और तापमान अधिक क्यों हुआ होगा? कि कहीं ना कहीं रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन हुआ होगा। रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन हुआ होगा। समझिए मैं लाइन को। रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन की वजह से तापमान बढ़ा होगा। तापमान के बढ़ने से चट्टानें पिघल गई होंगी और चट्टानें पिघलकर सेमी मॉल्टन स्टेट में आ गई होगी। और ये चट्टानों का पिघला हुआ रूपी मैग्मा था जो लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर बाहर आ गया। कब? जब ज्वालामुखी क्रियाएं हुई तब। तो ये कहीं ना कहीं क्या प्रमाणित करता है? ये कहीं ना कहीं एस्थेनोस्फीयर के एग्जिस्टेंस का ही तो प्रमाण है। ये कहीं ना कहीं एस्थेनोस्फीयर के एग्जिस्टेंस का ही तो प्रमाण है। समझ में आ गई क्या बात? कि कहीं ना कहीं पृथ्वी में एक ऐसी लेयर एग्जिस्ट करती होगी जहां पर रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन हुआ होगा, जिससे चट्टानें जो है सेमी मोल्टन स्टेट में आई होगी। चट्टानों का ये पिघला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मैग्मा। और ये मैग्मा ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान पृथ्वी की सतह से लावा के रूप में बाहर आ गया होगा। तो ज्वालामुखी क्रियाएं कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष सोर्स है। अप्रत्यक्ष में भी कौन से हैं? नेचुरल, प्राकृतिक। अप्रत्यक्ष में हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक। प्राकृतिक में पहला आपने लिख लिया होगा ज्वालामुखी क्रियाएं। क्लियर क्लियर क्लियर। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। ज्वालामुखी क्रियाएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। किस तरह से मैंने प्रकाश डाला है वो खूबसूरती आप समझिए। किस तरह से मैंने आपको ज्वालामुखी को रिलेट कर लिया पृथ्वी के आंतरिक भाग से। दूसरा जो प्रमुख सोर्स है वो है भूकंप। दूसरा जो प्रमुख सोर्स है, स्रोत है, वो है भूकंप। माय डियर, अभी बताया मैंने आपको, भूकंप। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। भूकंप के दौरान क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी ना किसी स्थान से ऊर्जा मुक्त होती है। भूकंप आने के पीछे कारण क्या होता है, मैं आपको अच्छे से भूकंप में रियलाइज करवा दूंगा, आपको भूकंप आता हुआ दिख जाएगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी बिंदु से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो भूकंप आता है। और यह ऊर्जा मुक्त होती है भूकंपीय तरंगों के रूप में। और ये भूकंपीय तरंगे फिर क्या करती है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। जिस बिंदु से ऊर्जा निकली उसे अवकेंद्र कहते हैं, और जिस बिंदु पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर यह प्रकट होती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो भूकंप के दौरान जो भूकंपीय तरंगे ऊर्जा मुक्त होती है वो किस फॉर्म में? भूकंपीय तरंगों के रूप में। भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है भूकंपीय तरंगे। ध्यान से समझिएगा माय डियर। हम रेस करते चले, आप मुझे पता चले आप कांटेक्ट में है टॉपिक के कांटेक्ट में, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम रेस करते चले। तो भूकंपीय तरंगे, भूकंप आया तो भूकंपीय तरंगे डेवलप हुई। थम्स रेस किए बिना मुझे पता नहीं चल पाएगा आप लोग समझ पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक द क्लास इंटरेक्टिव। क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव होनी चाहिए। आपकी तरफ से भी कुछ कमेंट्स, आपकी तरफ से थम्स वगैरह आने चाहिए ना, कुछ एक्सप्रेशंस आने चाहिए, सो दैट वेरी नाइस। तो भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। वेरी गुड। अब मैंने कल आपको बताया भूकंपीय तरंगे क्या करती है, तो वक्राकार मार्ग में फ्लो करती है। ये भूकंपीय तरंगे जो है वक्राकार मार्ग में प्रवाहित होती है, तो वो क्या प्रमाणित करता है? वो यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी जो है उसके अंदर घनत्व एक समान नहीं है। ये क्या प्रमाणित करता है? कि पृथ्वी एक समान घनत्व वाले पदार्थों से मिलकर नहीं बनी हुई है। ये क्या प्रमाणित करता है? भूकंपीय तरंगे मैंने कल बताया आपको एक सीधी लाइन में गति ना कर या सीधी रेखा में प्रवाहित ना होकर एक वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली ये भूकंपीय तरंगे जो है वो क्या होती हैं? अपवर्तित होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगे गमन करती हैं तो कंटिन्यूअसली अपवर्तित होती जाती है, रिफ्रैक्ट होती जाती है। इस अपवर्तन की वजह से विक्षेपित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, तभी तो वक्राकार मार्ग बनता है। कंटिन्यूअसली विक्षेपित होती जाती है, सीधी रेखा में ना चलकर धीरे धीरे विक्षेपित होती जाती है भूकंपीय तरंगे। और वो किस वजह से? केवल घनत्व। और कोई भी तरंग अपवर्तित क्यों होती है, विक्षेपित क्यों होती है, डेविएट क्यों होती है? जब घनत्व में बदलाव आता है तब।
आपने प्रकाश में पढ़ा होगा। तो भूकंपीय तरंगों का वक्राकार मार्ग यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व एक समान नहीं है। पृथ्वी एक समान घनत्व वाले पदार्थों से मिलकर बनी हुई नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इन भूकंपीय तरंगों का एक छाया क्षेत्र भी होता है। इसे थोड़ा सा अभी याद कर ले, बाद में रिलेट कर दूंगा मैं, अभी इसको थोड़ा सा याद कर ले। भूकंपीय तरंगों का एक छाया क्षेत्र भी होता है, शेडो जोन भी होता है। मैंने आपको बताया था कल की जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो द्रव माध्यम में गमन नहीं कर पाती है। सेकेंडरी वेव्स जो है द्रव माध्यम में गमन नहीं करती हैं। जैसे ही द्रव माध्यम उनके सामने आता है तो सेकेंडरी वेव्स जो होती है विलुप्त हो जाती है, अदृश्यमान हो जाती है। तो भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र यह बताता है कि पृथ्वी की जो बाह्य कोर है, मैं आगे बताऊंगा आपको, बाह्य कोर जो है वो द्रव अवस्था में, यह प्रमाणित करता है, आप ऐसे लिखेंगे, छाया क्षेत्र यह प्रमाणित करता है कि बाह्य कोर जो है वो द्रव अवस्था में। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र यह प्रमाणित करता है कि बाह्य कोर क्या है, द्रव अवस्था में। और साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि भूकंपीय तरंगों की गति में 3 स्थानों पर बहुत अधिक परिवर्तन आता है। भूकंपीय तरंगों की गति में 3 स्थानों पर बहुत अधिक परिवर्तन आता है, जो कि पृथ्वी की 3 परतीय संरचना का प्रमाण है। जो कि पृथ्वी की 3 परतीय संरचना का प्रमाण है। जो कि पृथ्वी की 3 परतीय संरचना का प्रमाण। किस खूबसूरती के साथ मैंने आपको रिलेट कर दिया है। कल अगर ये चीजें डिस्कस नहीं की हुई होती तो आज, और पहले मैं ये पढ़ा देता तो आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता। तो मुझे ये पता है कि विद्यार्थी को क्या चीज पहले पढ़ाएंगे क्या बाद में, तो उससे उसको पता लग जाएगा, उसको उसके लिए समझना आसान होगा। अब आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, हर चीज के बारे में लिख सकते हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं किस तरह से एक प्राकृतिक अप्रत्यक्ष साधन है, भूकंप किस तरह से एक अप्रत्यक्ष साधन है, और अप्रत्यक्ष साधनों में क्या क्या है, और अप्रत्यक्ष साधनों में क्या क्या है, कौन बताएगा? प्राकृतिक में ही, प्राकृतिक में ही और क्या क्या साधन है, जल्दी से बताइए। उल्कापिंड, मिटियोर्स जो पृथ्वी से आकर टकराते हैं या पृथ्वी के ऊपर आकर गिरते हैं, उल्कापिंड। उल्कापिंड जो पृथ्वी का भूकंप तो बता दिया, ज्वालामुखी क्रियाएं बता दिया, अब उल्कापिंड। अब भाई उल्कापिंड आ रहे हैं। अब उल्कापिंड जो है पृथ्वी का पार्ट तो नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं, तो ये एक अप्रत्यक्ष साधन होगा। केवल उल्कापिंड आकर पृथ्वी पर गिरा। उल्कापिंड भी सौर परिवार के ही सदस्य हैं। उल्कापिंडों का रासायनिक संगठन भी संभवतः वैसा ही है जैसा पृथ्वी का रासायनिक संगठन है। उल्कापिंडों का निर्माण भी तभी हुआ था जब ग्रहों का निर्माण हुआ था। क्या बोल रहा हूं? उल्कापिंड भी तभी बने थे जब ग्रह बने थे। जी सरिता जी, अलग से बता दिया जाएगा। सरिता जी अलग से बताऊंगा इसके बारे में आपको ना, थोड़ा सा मुझे भी तो देखना पड़ेगा कि सेकंड पेपर फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्योग्राफी का सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो उल्कापिंड क्या है? हमारे सौर परिवार के ही सदस्य हैं। संभवतः ग्रहों के निर्माण के समय, ग्रहों के निर्माण के दौरान ही इनका निर्माण हुआ होगा। जब ग्रह बने होंगे तभी इनका निर्माण हुआ था। एक तरह से उल्कापिंड जो होते हैं ग्रहों के ही छोटे रूप होते हैं। तो कहीं ना कहीं उल्कापिंड जो है ग्रहों के ही छोटे रूप है, सौर परिवार का सदस्य हैं ये, और इनका निर्माण भी तभी हुआ था जब पृथ्वी का या अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो कहीं ना कहीं इन उल्कापिंडों का अगर रासायनिक संगठन का अध्ययन किया जाए, केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन किया जाए, किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर ये उल्कापिंड बने हैं, किस प्रकार के तत्वों से मिलकर ये उल्कापिंड बने, तो कहीं ना कहीं इससे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भी किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ होगा। समझ में आ गई बात? तो उल्कापिंडों के अध्ययन से भी हम अप्रत्यक्ष रूप से पता लगा सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन कैसा होगा, क्योंकि सामान्यतः उल्कापिंड भी ग्रहों के छोटे रूप है। ग्रहों के निर्माण के दौरान ही इनका निर्माण हुआ था, और उल्कापिंड सौर परिवार के सदस्य भी है। तो उल्कापिंडों के रासायनिक संगठन के आधार पर ही अप्रत्यक्ष रूप से हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन क्या होगा। क्लियर? उल्कापिंड हो गए। उल्कापिंड के बाद क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र। भाई पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र आप सभी को पता है। अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड।
द अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना होगा कि भाई कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र जब बनता है जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एग्जिस्ट करता हो। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कब आएगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तब आएगा जब जब कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग में आवेशित कण एग्जिस्ट करते हो। यस और नो? और इन आवेशित कणों की गति से ही तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना होगा। समझिएगा ध्यान से, पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र, उससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कहीं ना कहीं ऐसे पदार्थों से तो मिलकर बना है जिनमें चुंबकीय गुण है। समझ में आई पहली बात? तो पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे पदार्थ अवश्य ही होंगे जिनके चुंबकीय गुण होते होंगे, जिनमें चुंबकीय गुण होते होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती होंगी। और दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र अपने आप तो नहीं आया, यह चुंबकीय क्षेत्र के आने के पीछे वजह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत हुई होगी जहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा, और उसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ने पृथ्वी को अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहां से आएगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तब ही आ सकता है जब आवेशित कण होंगे और ये आवेशित कण गति करेंगे। तो आवेशित कणों की गति से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पृथ्वी को अपना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं एक परत ऐसी है जिस परत में आवेशित कण मौजूद होंगे, और इन आवेशित कणों की गति से ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आया होगा, और उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ने ही पृथ्वी को अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रदान किया होगा। तो कहीं ना कहीं यह चुंबकीय क्षेत्र आपके बाह्य कोर के एग्जिस्टेंस का प्रमाण है। यह बाह्य कोर के एग्जिस्टेंस का ही तो प्रमाण है, यह बाह्य कोर के एग्जिस्टेंस का ही तो प्रमाण है। यस और नो? गॉट द आइडिया? कितना खूबसूरती से हमने रिलेट किया है। गॉट द आइडिया? ऑल ऑफ यू गॉट द आइडिया? थम्स रेज कर दीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया आप क्लास में, कोई नहीं, बहुत खूबसूरती से हम अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी तो जैसे हमारे दिमाग में बस जाएगी सर। ऐसे आप करवाएंगे तो हमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, सब दिमाग में फिट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण, थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट है ना। 5 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने, 1 2 3 4 5। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा माय डियर? हमें पता है कि अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी तो जो है एक जियोइड शेप है। पृथ्वी का शेप कैसा है? जियोइड शेप है। समझ में आ रही है? जियोइड, GEOID, जियोइड शेप है पृथ्वी का। तो पृथ्वी आप देखेंगे कि ध्रुवों के ऊपर चपटी है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो मैक्सिमम कहां होगा? ध्रुवों के ऊपर। और सबसे मिनिमम जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो मिनिमम होगा वो कहां होगा? इक्वेटर पर। और गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो मैक्सिमम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैक्सिमम होगा वो ध्रुवों पर होता है, हमें पता है। मैक्सिमम गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, और सबसे मिनिमम गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी की सतह पर वो इक्वेटर पर होता है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल की कैलकुलेशन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी का पता लगाया जा सकता है। तो यहां से हम थोड़ा सा पृथ्वी की गहराई का आकलन कर सकते हैं, या किसी भी बिंदु की पृथ्वी की सतह से दूरी का आकलन यहां से किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यूज आएंगी अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, उनके बीच में डिफरेंस से हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस क्या है। जी लीजिए चमेली जी, कोई टेंशन नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वैल्यू फिर मैं बता देता हूं। गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक है। इसमें और आनंद आएगा सोनिया जी आपको, तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में तो और आनंद आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो वैल्यू है सबसे अधिक कहां है? पोल्स पर है। सबसे कम कहां पर है? इक्वेटर पे है, विषुवत रेखा पे है। तो गुरुत्वाकर्षण वैल्यू की जो गुरुत्वाकर्षण बल है
उसकी वैल्यू के आधार पर हम किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से गहराई का आकलन कर सकते हैं। इससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की गहराई का पता लगाया जा सकता है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, थ्योरी में आपको मिल जाएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा फिर लिखा हुआ। तो ये कुछ 5 अप्रत्यक्ष साधनों में हमने प्राकृतिक साधन देख लिए हैं। ये 5 अप्रत्यक्ष साधनों में हमने प्राकृतिक साधनों की चर्चा कर ली है। एक एक पॉइंट बड़े आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए। अब देखिए क्या है, अब वही अप्रत्यक्ष में ही मैं चल रहा हूं। अप्रत्यक्ष में ही क्या क्या है, प्राकृतिक मैंने सारे देख लिए हैं, प्राकृतिक देख लिए हैं, और अब अप्राकृतिक साधन कुछ बचे हैं। मतलब ये आप कहें कि ये प्रॉपर्टीज हैं, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक साधन हो गया तापमान, एक हो गया दबाव, और एक हो गया घनत्व। तीन चीज हो जाएंगे, तापमान, दबाव और घनत्व। तीनों चीजों को बड़ा आसानी से रिलेट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। भू सर्वेक्षणों से पता चला है माय डियर, कि आपने देखा होगा कि हर 32 मीटर की गहराई के ऊपर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। भू सर्वेक्षणों से पता चला है कि हर 32 मीटर की गहराई के ऊपर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। कल भी मैंने बताया था, हर 32 मीटर की गहराई के ऊपर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस हिसाब से तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सारा पदार्थ द्रव अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो पृथ्वी का जो कोर है, आंतरिक कोर, वहां पर तापमान जो है 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। इस हिसाब से अगर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाए, हर 32 मीटर की गहराई पर अगर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाए ना, यदि माय डियर, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये कुछ ही गहराई तक एग्जिस्ट करता है। तो 32 मीटर की गहराई पर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो आप देखेंगे 6371 किलोमीटर की गहराई पर जाते जाते तापमान कितना हो जाएगा, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। या बहुत ही कम दूरी पर जाते ही माय डियर तापमान इतना हो जाएगा कि पृथ्वी पूरी की पूरी द्रव अवस्था में आ जानी चाहिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सारा पदार्थ पिघल जाना चाहिए। अगर इस दर से तापमान बढ़ेगा माय डियर, तापमान में बढ़ने की दर यह है, हर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान, केंद्र में तापमान तो लगभग 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए, और पृथ्वी की सतह से कुछ ही दूरी पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि पृथ्वी के अंदर का पूरा पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव अवस्था में पृथ्वी की केवल एक ही, पूर्ण रूप से तरल अवस्था में पृथ्वी की एक ही क्या है, एक ही परत है। बाकी पूरी की पूरी पृथ्वी आप देखेंगे सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी मोल्टन फॉर्म में है। तो सामान्यतः ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे गहराई के साथ क्या होता है माय डियर, गहराई के साथ क्या होता है माय डियर, तापमान बढ़ने की दर कम होती जाती है। गहराई के साथ तापमान बढ़ने की दर कम होती जाती है। गहराई के साथ तापमान के बढ़ने की दर कम होती जाती है। आप देखेंगे कैसे, आप देखेंगे 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान जो बढ़ता है वो लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर बढ़ता है। समझिएगा माय डियर पॉइंट को, तापमान वाले पॉइंट को समझिएगा। पहले मैं तापमान ही बता रहा हूं यहां पे, क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा ध्यान से, कि गहराई के साथ तापमान में बढ़ने की दर कम होती जाती है। क्या है, जब आप 0 से 100 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो तापमान में जो बढ़ेगा, तो तापमान में जो बढ़ने की दर होती है वो होती है लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। इस दर से बढ़ता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है। जैसे पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर आप जाते हैं, वैसे 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान बढ़ता है, इस दर से तापमान बढ़ता है। फिर 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पे जब आप चले जाते हैं तो यह तापमान में बढ़ने की दर हो जाती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। 100 से 300 किलोमीटर के बीच में तापमान बढ़ने की दर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर हो जाती है। और उसके बाद में तापमान के बढ़ने की जो दर होती है माय डियर, उसके बाद में आगे तक वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ही रह जाती है।
और इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए और अंदाजा लगाए तो पृथ्वी के कोर जो होगा उसका तापमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही आता है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट समझे आप लोग? इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए, इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान, पृथ्वी की कोर जो होगी लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहां होगा। तो क्या मैंने बताया कि सामान्यतः हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर वैलिड होता है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सारा का सारा पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में आ जाना चाहिए, इस गति से अगर तापमान बढ़ेगा तो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, गहराई के साथ तापमान बढ़ने की दर जो होती है वो कम हो जाती है। गहराई के साथ तापमान बढ़ने की दर कम हो जाती है। 0 से 100 किलोमीटर के बीच में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है। 100 से 300 किलोमीटर के बीच में 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। और 300 किलोमीटर के बाद में पृथ्वी के केंद्र तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर का तापमान में बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वहां पे तापमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, सेंटीग्रेड नहीं। ठीक है, और दूसरा, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ जाने से गलनांक बढ़ता है, वो दबाव में देख लूंगा, और गलनांक बढ़ने से दूसरा आप देखेंगे दाब या दबाव, दाब। माय डियर, जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, दाब या प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर, इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जैसे दाब या प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे गलनांक भी बढ़ता जाता है माय डियर, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है, जो जो अध्यारोपित दबाव है, जो ऊपर की परतों का दबाव है पृथ्वी के आंतरिक कोर के ऊपर इतना अधिक है कि वहां पर गलनांक जो है, जहां जिस पदार्थों से मिलकर आंतरिक कोर बड़ी हुई उनका गलनांक बहुत अधिक हो जाता है। तो गलनांक बढ़ जाने से आंतरिक कोर जो है वो आपके द्रव अवस्था में नहीं आ पाती है। सामान्यतः दाब के बढ़ने के साथ साथ, मैं फिर बोलता हूं, दाब के बढ़ने के साथ साथ पदार्थों का गलनांक भी बढ़ता जाता है। अब पृथ्वी के आंतरिक कोर के ऊपर मैंने कल बताया था कि दबाव जो है बहुत अधिक है। ओवरलाइंग जो रॉक्स है, ओवरलाइंग जो 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 परतें हैं, जो ऊपरी परतें हैं, वो पृथ्वी की आंतरिक कोर के ऊपर बहुत अधिक दबाव डाल रही हैं। इस वजह से पृथ्वी के आंतरिक कोर में जो भी पदार्थ है उसका गलनांक बहुत अधिक हो जाता है। गलनांक अधिक हो जाने के कारण 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो जो पदार्थ है वो पिघलता नहीं है। आंतरिक कोर का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मान लीजिए वहां जो पदार्थ है उनका गलनांक पहुंच गया, दाब अधिक है, दाब अधिक होने से गलनांक पहुंच गया 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जिन पदार्थों का गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेंगे थोड़ी। कॉन्सेप्ट को फिर से खूबसूरती से समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक कोर में दबाव कितना अधिक है। जो ओवरलाइंग परतें हैं, जो पृथ्वी की ऊपरी परतें हैं, वो आंतरिक कोर के ऊपर इतना अधिक दबाव डाल रही हैं। जो आंतरिक परतें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक जो ऊपरी परतें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक कोर पर इतना अधिक दबाव डाल रही है। उस दबाव की वजह से जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है उसमें जो पदार्थ है उसका गलनांक बढ़ गया है, उनका गलनांक बढ़ गया है, और मान लीजिए वो गलनांक हो गया बढ़कर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि आंतरिक भाग का जो तापमान है आंतरिक कोर का वो तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोई ऐसा पदार्थ जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा थोड़ी, वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल नहीं सकता। तो ये चीज प्रमाणित करती है पृथ्वी की आंतरिक कोर क्या है पृथ्वी की आंतरिक कोर क्या है, ठोस अवस्था में। ये इसी चीज को प्रमाणित कर रहा ना कि पृथ्वी की आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। ये दाब का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, 2 बार मैं बोल चुका हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये एक साइंस का एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, आप ये मान लीजिए, साइंस का एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि दाब के बढ़ने के साथ गलनांक बढ़ता था। समझ में आ रही है? गॉट द आइडिया? आगे बढ़ू, घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है।
घनत्व क्या कहता है? सामान्यतः अध्ययनों से पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के साथ जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, गहराई के साथ घनत्व भी बढ़ता जाता है। गहराई बढ़ती है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो सिंपली अंदाजा लगा सकते हैं अपन। जी नहीं मनु जी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सामान्यतः गहराई के साथ घनत्व बढ़ता जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि गहराई के साथ घनत्व भी बढ़ता जाता है। समझ में आ रही है? तो अब यह घनत्व बढ़ने का कारण है कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतही भाग है, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो है वो कम घनत्व वाली हल्की चट्टानों से, कम घनत्व वाली हल्की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और जैसे जैसे अपन केंद्र की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों से बना है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो कम घनत्व वाली हल्की चट्टानों से निर्मित है और पृथ्वी का आंतरिक भाग कहीं ना कहीं अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों से निर्मित है। इससे यह अंदाजा हम लगा सकते हैं। यस और नो? क्लियर है क्या? यस और नो? इसी के साथ माय डियर पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के साधन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमने आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और ये लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लिया है। मैं पहले बता चुका हूं, यूट्यूब पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा दिया है। पहले ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा दिया गया है माय डियर आपको। दूसरा वीडियो मैंने बनाया इसके ऊपर आंतरिक इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ पे मैं कल से आज तक पढ़ा चुका हूं, बड़ी गहराई से डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा दिया, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा दिया है। अगली क्लास में अपन देखेंगे वॉल्केनोज, उसके बाद अपन देखेंगे भूकंप, अर्थक्वेक्स, उसके बाद अपन देखेंगे अर्थक्वेक्स। क्लियर? तो माय डियर अब वॉल्केनोज और अर्थक्वेक को समझने के लिए, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स को पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए सुनिएगा, अभी अभी प्रिया जी रुकिए ना। इन वॉल्केनो और अर्थक्वेक को समझने के लिए हमें जरूरी है पढ़ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमें जरूरी है पढ़ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो माय डियर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें पढ़ना जरूरी है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाकायदा मैं आपको पढ़ाऊंगा, करवाऊंगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़े बिना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़े बिना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़े बिना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़े बिना वॉल्केनो और अर्थक्वेक को समझना पॉसिबल नहीं है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़े बगैर वॉल्केनो और अर्थक्वेक्स को पढ़ना संभव नहीं है, समझना पॉसिबल नहीं है। एक बार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मैं आपके दिमाग में फिट करूंगा तो आपको वॉल्केनोज की और अर्थक्वेक्स की मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। हाउ डू दे अकर, हाउ डू दे अकर। संभवतः वॉल्केनोज को तो बड़ा अच्छे से आपको समझा ही दूंगा, अर्थक्वेक्स भी समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो वॉल्केनो और अर्थक्वेक को समझने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी। आपके पास जो भी नॉलेज हो, अगली क्लास में आधे घंटे 1 घंटे आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में गूगल से कैसे भी आपके पास जो भी नॉलेज हो वो नॉलेज आप गेन करके आए। जो भी नॉलेज हो, जो भी आपको गूगल से और किसी सोर्स से, किसी किताब से पढ़ने का मौका मिले, आप एक बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ के आए। इसी के साथ साथ एक और सिद्धांत माय डियर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इन सिद्धांतों ने तो इस थ्योरी के लिए रूपरेखा तैयार की थी। यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है आपको अपने आप पढ़ना है माय डियर, पढ़ना जरूर है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप अपने आप पढ़ेंगे माय डियर। मैं इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैं आपको करवाऊंगा क्लास में, कोई टेंशन नहीं। देखिए मेन से समय हमारे पास कम है, तो जो कोर्स में हमारे लिए चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होने नहीं पढ़ना। डायरेक्टली आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं पूछा जाएगा, ना ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछी जाएगी, लेकिन इनका हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो ये तो अपने आप करना आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैं करवाने वाला हूं आपको, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में जानकारी मैं दूंगा। हाँ पढ़ लीजिए प्रिया जी, साविंदर सिंह की बुक से आप पढ़ सके तो पढ़ लीजिए। तो कल की क्लास शुरू होगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के साथ में, ठीक है। तो इसी के साथ माय डियर, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए है कि अर्जुन बैच शुरू हो चुका है। अर्जुन बैच स्पेसिफिकली आरएस मेंस ओरिएंटेड बैच है, आरएस मेंस ओरिएंटेड बैच है। अर्जुन बैच में सबसे पहले वो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एक्सक्लूसिवली आरएस मेंस में मेंशन्ड है। अर्जुन बैच स्पेसिफिकली आरएस मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स आपको पहले पढ़ाए जा रहे हैं, वो टॉपिक्स पहले आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो टॉपिक्स एक्सक्लूसिवली आरएस मेंस के सिलेबस में, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एथिक्स हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। तो पहले वो टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, उसके बाद में वो टॉपिक्स जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है वो टॉपिक्स करवाए जाएंगे, उनका एक रिविजन आपको करवाने को देखने को मिलेगा। तो अर्जुन बैच एक्सक्लूसिवली आरएस मेंस ओरिएंटेड बैच है। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज के लिए भी बैच है, एक कॉम्बो ऑफर है। जितना ज्यादा लिख सकें आप लोग उतना ज्यादा लिखें, टेस्ट सीरीज ही आपकी ताकत बनेगी, आंसर राइटिंग ही आपकी ताकत बनने वाली है मेंस में। तो इसी के साथ माय डियर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। धन्यवाद आप लोगों ने इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें सुना, आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। वो एक बार आप ऐप से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चमेली जी वो ऐप से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, है ना, वो इंफॉर्मेशन आप ऐप से ले सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। कल का शेड्यूल क्या रहता है क्लास का, लेट्स सी, कल नहीं तो परसों, मतलब कल का मतलब परसों होता है, कल क्लास नहीं हुई तो परसों। महेंद्र जी आपका अपना डिसीजन है, अपने हिसाब से देखिए, आप पटवार करना आरएस करना है, जहां आप कंफर्टेबल है, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसको आप टाइम दे सकते हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।